पिछली वीडियो में आपने सुना कि किस तरह बच्चों को किडनैप करके उनका इस्तेमाल किया जाता है, भीख मंगवाई जाती है या लौंडेबाजी की जाती है। इसके बाद अच्छा पहलवान का जिक्र। पाकिस्तानी फिल्म मलंगी के मशहूर डायरेक्टर निर्माता मोहम्मद अशरफ उर्फ अच्छा पहलवान कोट लखपत जेल में 20 साल की कैद काट रहे थे। उनके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम था और उनके भाई मोहम्मद अकमल उर्फ अक्का पहलवान सजाए मौत के कैदी थे। अच्छा पहलवान का सलूक हिंदुस्तानी कैदियों के प्रति बहुत बिरादराना था। वे मेरा बहुत आदर करते थे। मुझे याद है कि जब उन्होंने मुझे सर्दियों में नंगे पांव घूमते देखा तो फौरन बाजार से नए जूते मंगवा कर दिए। बहुत साधु तबीयत थी उनकी। मोहम्मद अकमल, उनके छोटे भाई, जिनको आए हुए चंद ही दिन हुए थे, उसको फांसी लगने का हुक्म आ गया। बेचारे फौरन दौड़ते हुए मेरे पास आए और बोले, पंडित जी, आप अपने भगवान के आगे मेरे भाई के लिए दुआ कीजिए ना कि आज रात उनकी जान बच जाए। मुझे आप में पूरा अकीदा है, यानी विश्वास है। मैं बोला, अच्छा पहलवान, मैं इन जंजीरों में जकड़ा हुआ खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा। इस पर उसने उर्दू का एक शेर पढ़ा, निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ोक़ें यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। बोला, मुझे कामिल यकीन है कि तुम्हारा उस खुदा की ज़ात में पूरा यकीन है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं बोला, ठीक है अच्छा पहलवान, तुम एक बार मुझे अपने भाई के पास ले चलो, मैं उसका हाथ देखना चाहता हूँ। अच्छा पहलवान ने फौरन चीफ वार्डन रफ़ीक शाह को बुलाया और मेरी कोठरी खुलवाई और मुझे अकमल के सामने ले गए। मोहम्मद अकमल तकरीबन अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। देखते ही बोला, आओ पंडित जी, मुझे फांसी कोई नहीं लगा सकता। अगर ज़रूरत पड़ी तो जंगले काटकर आपको अपने साथ लेकर आपके मुल्क चला जाऊंगा। और मैं बोला, अकमल पहलवान, एक मिनट अपना दायां हाथ तो दिखाओ ज़रा। मैंने देखा कि आयु रेखा 40 साल की उम्र में टूटकर फिर जुड़ी है। मैं बोला, अच्छा पहलवान, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ है, लेकिन इस शख्स को तो 80 वर्ष की जिंदगी बितानी है। चाहे खुदा कोई भी करिश्मा दिखाए, इसकी जिंदगी बच जाएगी, आप इत्मीनान रखें। वह बोला, पंडित जी, आज रात 4 बजे इसे फांसी लगनी है। सदर प्रेसिडेंट से अपील भी खारिज हो चुकी है। मन नहीं मानता, लेकिन फिर भी मुझे आपके अल्फाज पर यकीन है। हम अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी अच्छा पहलवान की मुंह बोली बहन मलिकाए तरन्नुम नूर जहां, पाकिस्तान की मशहूर फिल्मी हस्ती और गायिका, अपने छठे पति मोहम्मद यूसुफ के साथ अकमल पहलवान से मुलाकात के लिए आ पहुंची और बोली, अच्छा भाईजान, मैं सिर्फ आपको यह बतलाने आई हूं कि अभी हवाई जहाज से सदर याया खान के पास जा रही हूं, अक्का पहलवान को माफ़ी दिलवाने के लिए। आप यकीन रखें, मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं उसे फांसी नहीं लगने दूंगी। अब बराए करम वक्त बर्बाद ना करें, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। यह कहते हुए वह करोड़ों दिलों की धड़कन चल पड़ी। उसके पीछे पीछे चल रहा था उसका छठा पति, खूबसूरत नौजवान यूसुफ खान, जिसके बारे में पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया में मशहूर है कि उसने सिर्फ फिल्मी दुनिया में अपना कैरियर बनाने के लिए और नूरजहां की बहुत बड़ी दौलत पाने के लिए उससे शादी की थी। अब गुलाम की तरह चल रहा था। नूरजहां 50 साल की उम्र में भी 30 से अधिक नजर नहीं आ रही थी। हाल ही में इंग्लैंड में अपने सारे जिस्म की प्लास्टिक सर्जरी कराकर लौटी थी और उसका जिस्म, जिसे देखकर फरिश्तों का भी ईमान डगमगा जाए। जब वह यह कहकर चली कि मैं याह्या खां के पास जा रही हूँ, मैंने तभी अंदाज़ा लगा लिया कि चाहे सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से क्यों ना निकले, अक्का पहलवान को फांसी नहीं होगी। मैं जनरल याह्या खान की आशिकाना तबीयत के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था। वह शराब और शबाब का रसिया था। पाकिस्तान की मशहूर तवायफ जनरल अकलीम अख्तर रानी की चौखट पर वह जिस तरह सिर रगड़ा करता था, उसका बयान आगे चलकर करूंगा। तो ऐसे शख्स नूरजहां के साँचे में ढले जिस्म को पाकर क्या नहीं कर देगा। किसी की जान बख्शना तो मामूली सी बात है। मैंने अच्छा पहलवान से कहा, अशरफ भाई, जिस खुदाई करिश्मे का मैं जिक्र कर रहा था वह हो गया। आप यकीन रखें, आज की रात 1 बजने से पहले ही अकमल भाई को सजाए मौत खत्म, जैसा मैंने पहले कहा,
अच्छा पहलवान गरीब कैदियों, खासतौर पर हम परदेसी हिंदुस्तानियों के लिए अपने दिल में बहुत प्यार रखता था। वह हर किसी के पास जाता और पूछ पूछ कर उसकी ज़रूरतों को पूरा करता। अगर किसी को सर्दी में सिकुड़ते देखता तो अपनी शाल उतार कर उसे देता, यह सोचे बगैर कि उसकी कीमत कितनी है। हर कैदी उसे सच्चे दिल से चाहता था। उसके भाई अकमल का दूसरे कैदियों से न तो सलूक अच्छा था और न ही उसके अमाल, लेकिन फिर भी अच्छा पहलवान का भाई होने के नाते सबकी यही ख्वाहिश थी कि वो फांसी से बच जाए। शाम के 6 बजे हमें अपनी अपनी कोठरियों में बंद कर दिया गया। अक्का पहलवान की कोठरी पर खास पहरा बिठा दिया गया, क्योंकि सुबह 4 बजे उसे फांसी दी जानी थी और नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं जंगले के पास बैठा इसी बात की राह देख रहा था कि कब कोई आए और मुझे बताए कि अक्का पहलवान को सजाए मौत माफ़ कर दी गई है। रात के 12 बजे जेल का डॉक्टर आकर अकरम पहलवान का डॉक्टरी मुआयना भी कर गया। उसके बाद जेल का मौलवी आया आखिरी खुतबा देने के लिए और वह भी चला गया। घड़ी ने 1 बजाया कि तभी नंबरदार नज़ीर मेरे पास भागा हुआ आया और बोला, पंडित जी, अच्छा पहलवान ने आपके लिए यह मिठाई भेजी है। अकरम पहलवान की फांसी की सज़ा टूट गई। दिल बहुत खुश हुआ। मेरा उनका सिर्फ इंसानियत का संबंध था, वरना मैं उनका बदतरीन दुश्मन था और वो मेरे। लेकिन मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। उस जेल के बीच ना हम हिंदू थे ना मुसलमान, सब के सब अपने हालात और अमाल के नतीजों से घिरे हुए बेकस मजबूर इंसान थे। जेल की बंद सलाखों और चारदीवारी के भीतर कुछ ऐसे कैदी भी होते हैं जो जेल में रहकर भी जेल के कानूनों का आदर नहीं करते और किसी पर जुल्म होता देखकर बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे ही 2 कैदी थे, मुल्ला मुजफ्फर और पीर सादक शाह। दोनों में बहुत गहरी छंती थी। जेल का आमला भी उनसे डरता था। दोनों के तकरीबन 100 शागिर्द कैदी थे जो उनके एक इशारे पर जान देना जान लेना मामूली सी बात समझते थे। एक बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तानी कैदियों से दुगनी मशक्कत ली जाने लगी, जो उनके बस से बाहर की बात थी, लिहाजा उन्हें रोज मार पड़ती। इस क्रम को चलते कुछ 3 दिन हुए थे कि आवाज़ मुल्ला मुजफ्फर के कान पड़ी। जब उसे हकीकत पता चली तो वहीं से चाकू लहराता हुआ जेल अमले को गालियां निकालता हुआ बैरक में घुसा। उसको देखते ही जेल अमला भाग खड़ा हुआ। जेल अमले में से किसी ने बाहर जाकर सीटी बजा दी, जिस पर जेल में अलार्म हो गया। जब सादक शाह को इस बात का पता चला तो वह भी आदम का, उनके साथ उनके शागिर्द भी जेल बैरक की छत पर चढ़ गए और जेल या अली के नारों और उनकी गालियों से गूंजने लगे। डिप्टी दरोगा मोहम्मद अकील जब गारद लेकर आया तो हक्का बक्का रह गया। उसने आते ही पूछा, तुम लोग इस बैरक में क्या करने आए हो? तो मुल्ला मुजफ्फर ने जवाब दिया, हम इन बेकस परदेसियों पर जुल्म होता देखना पसंद नहीं करते। आप इन बेचारों से दुगनी मशक्कत लेते हैं, जो ये कर ही नहीं पाते। खुदा का कुछ तो खौफ करें, इनको रोज मार पड़ती है। आज 3 दिन हो गए हैं हमें देखते हुए। दुगनी मशक्कत यह किसने किया? पूछिए अपने चीफ वार्डन से, जो अमीर पाकिस्तानियों से पैसे खाता है और उनके हिस्से की मशक्कत भी इनको करने को देता है। यह सुनते ही चीफ वार्डन का चेहरा फक हो गया। चौधरी अकील गुस्से में उस बात पर उबल पड़ा और बोला, आप बैरक से नीचे उतर आएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अब यह अमल दोहराया नहीं जाएगा। इस पर मुल्ला मुजफ्फर और उसके साथी बैरक से नीचे उतर आए। गारद चली गई। थोड़ी देर बाद मुल्ला मुजफ्फर और सादक शाह भी अपने साथियों समेत चले गए। उनके जाने के बाद चीफ वार्डन आया और हिंदुस्तानी कैदियों से बोला, अब मैं देखूंगा कि तुम किस तरह सारी जेल में आज़ाद फिरते हो। किसी से सिगरेट लेते हो, किसी से चाय, किसी से पैसे। मैंने तुम्हें कभी रोका? जरा सा काम करते हुए तुम्हें मौत आती है। उसके बाद उनकी बैरक का दरवाज़ा बंद कर दिया गया और नंबरदार को सख्त हिदायत दे दी गई कि कोई बाहर का कैदी उनसे मिलने ना आए। अब यह रोज़ का अमल था कि हमारे कुछ कैदी मुल्ला मुजफ्फर और सादक शाह के यहाँ जाया करते, उनके लिए भांग घोटते और गपशप लड़ाकर शाम को वापस आते। जब उस दिन वे नहीं गए तो तकरीबन 10 बजे ये दोनों बैरक के दरवाजे पर आ धमके। नंबरदार ने जब ताला खोलने से इनकार कर दिया तो मुल्ला मुजफ्फर ने उसे एक थप्पड़ मारकर चाबी छीन ली। उसकी टोपी हवा में उड़ती हुई दूर जा गिरी और कहा, अगर साले चीफ से एक लफ्ज भी कहा तो चाकू मरवा दूंगा। नंबरदार खामोश रहा। उसने कुछ कैदियों को नाम लेकर बुलाया और उन्हें अपने साथ ले गया। उसके थोड़ी देर बाद जब चीफ आया तो उसने कैदियों की गिनती की। 4 कैदी कम थे। वह नंबरदार पर बरस पड़ा। नंबरदार ने डरते डरते हकीकत बतला दी तो वह बोला, कोई बात नहीं, आ जाने दो उन सालों को, देख लूंगा।
शाम को जब वे वापस आए तो चीफ अपने साथ 6-7 नंबरदारों को लेकर आ धमका। उन्होंने उन कैदियों को जमीन पर घसीट कर जूते मारने शुरू कर दिए और एक नंबरदार से कहा, जाओ जाकर नाई बुलवाओ, इन सब सालों को गंजा कराकर चक्की बंद करेंगे। नंबरदार दौड़कर गया और नाई कैदी अपने उसरे लिए हुए आ पहुंचे। खबर मुल्ला मुजफ्फर के पास भी पहुंच गई। पीछे पीछे वह भी आ गया। उसको देखते ही नंबरदार भाग खड़े हुए और चीफ अकेला उन्हें गालियां देते हुए खड़ा रहा। मुल्ला आते ही चीफ से मुखातिब हुआ, हद होती है बेशर्मी की। अभी तुम्हारे साथ कल इतनी हुई फिर भी तुम बाज नहीं आए। क्या मिलता है इन गरीबों को सताकर? क्या तुम समझते हो कि हम पाकिस्तानी नहीं, हमें अपने मुल्क से प्यार नहीं, हम मुसलमान नहीं, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। अगर इन्होंने कभी जुर्म किया है तो उसकी ये सज़ा काट रहे हैं। तुम कौन होते हो उसमें इजाफा करने वाले? क्या कहेंगे ये अपने दिल में कि मुसलमान अफसर इस कदर बेहया बेगैरत होते हैं कि चंद पैसों की खातिर अमीर पाकिस्तानियों की मशक्क़त का बोझ हम गरीबों पर डाल देते हैं? क्या सोचेंगे ये कि दूसरे पाकिस्तानी कैदी भी इस कदर नामर्द हैं कि हम पर जुल्म होता देखकर खामोश बैठे रहते हैं? मेरे पास जो कैदी आते हैं उनकी मेरी बैरक में मशक्क़त लगी है। वे वहाँ झाड़ू पोछा करके अपनी मशक्क़त निपटाने के बाद ही मेरे पास बैठते हैं। अगर मैं उन्हें कुछ दे देता हूँ तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? और मैं कौन हूँ देने वाला? हाँ, सब अल्लाह का दिया हुआ है, जिसे तुम तो क्या तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। बेहतर यही है तुम्हारे लिए कि या तो तुम अपनी बदली करा लो या फिर अपने सलूक को बदल डालो, वरना मैं किसी भी पट्टे को लगाकर चाकू मरवा दूंगा और तुम साले भूल जाओगे कि तुम यहाँ कभी चीफ होते थे। आइंदा इनके साथ कोई हरकत करने से पहले यह बात जहन में रखना कि मुल्ला इनका मुहाफिज है। या तो तुम इनका पीछा छोड़ दो, वरना किसी दिन इस जेल से तुम्हारी लाश बाहर जाएगी। अब चीफ यह सब बातें बकरी की तरह खामोश खड़ा सुनता रहा। 1 महीने तक कोई हरकत नहीं हुई। इसके बाद अचानक एक रात को पता चला कि मुल्ला मुजफ्फर का चालान इस जेल से दूसरी जेल में करा दिया गया है। उस रात काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद उसे ड्योढ़ी में बुलाया गया और गारद के हवाले करके बाहर भेज दिया गया। पीछे सादक शाह और इलियास रह गए। अब इनका अमल यह है कि यह रोज़ किसी न किसी बात पर जेल अमले को तंग करते। एक शाम इन्होंने कोठरी में बंद होने से इनकार कर दिया और पिस्तौल से गोलियां चलाते हुए ड्योढ़ी पहुंच गए। आगे गारद ने भी जवाबी फायर खोल दिया, जिससे मजबूरन इनको अपनी कोठरियों में आकर पनाह लेनी पड़ी। लेकिन गारद ने इन्हें बख्शा नहीं। वे गोलियां चलाते हुए उनकी बैरक में आ घुसे। वे 5 साथी थे, जिनमें से 3 एक कोठरी में थे और 2 एक में। कोठरी के अंदर से ही दीवार की आड़ में होकर फायर का जवाब देते रहे, लिहाजा उन्होंने छत फाड़ कर इन पर गोलियां बरसाई। सबसे पहले इलियास मारा गया। सादक शाह ने उसकी लाश अपने ऊपर कर ली। उसका दूसरा साथी भी मर गया। अब वह इनकी लाशों के नीचे बोहिस होकर पड़ गया। जब गारद ने यह समझा कि 5 खत्म हो चुके हैं तो वह दरोगा समेत नीचे उतरी। इनकी लाशें घसीट कर बाहर निकाली गई। ऐसा करते समय सादक शाह ने हाथ खड़े कर दिए। चीफ तो उसको भी गोली मारना चाहता था, लेकिन दरोगा ने रोक दिया। उसकी अनवर जेदू स्मगलर से बहुत दुश्मनी चलती थी। बोस्टर जेल लाहौर में उसके अपने भाई नुकरे को छुरी मारकर कत्ल कर दिया गया। वह अभी हवालाती था और उसके मुकदमे लाहौर अदालत में चल रहे थे। एक रोज सादक शाह अपनी तारीख पर अदालत गया। जब वह वापस लौट रहा था तो जेल से चंद कदम ही दूर अनवर जेदू स्मगलर ने उसकी टैक्सी रुकवा ली और उसे घसीट कर नीचे उतार फेंका। गारद के सिपाही अपनी बंदूकें छोड़कर भाग खड़े हुए। सादक शाह के पैर में बेड़ियां थी और हाथ में हथकड़ी। उन्होंने उसे वहीं गिराकर स्टेन गन की गोलियों से भून डाला। जब सादक शाह के मरने की खबर मिली तो हिंदुस्तानी कैदियों के हाथों से रोटी छूट गई। बहुत दिन बाद हम उनका अफसोस करते रहे। हमारे दोनों मुहाफिज हमसे जुदा हो गए। आज भी जब उन महान इंसानों की याद आती है तो दिल रो उठता है। उनमें से एक तो खुदा को प्यारा हो चुका था और दूसरा शायद अभी किसी जेल में शेर की तरह दहाड़ रहा होगा, मजलूमों और बेकसों का मुहाफिज बनकर। और अगले वीडियो में प्रोफेसर शहजाद जालंधरी। शुक्रिया।